हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन किया था उसमें बैंकिंग की स्टैटिक और करंट अफेयर्स जितने भी अपडेशंस हुई हैं बैंकिंग की दुनिया में, हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए हमने उनको दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था वो था पार्ट 1 और ये हम कर रहे हैं पार्ट 2। यानी इसके अंदर आगे की बातें कि बैंक जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके अंदर क्या रिसेंट अपडेट्स हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा बैंकिंग का क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, क्यों रेपो बढ़ा, क्यों रेपो रेट कम हुआ, अभी क्यों रेपो रेट बढ़ रहा है, कितना है, सीआरआर को क्यों बढ़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जनवरी टू दिसंबर 2022 कंप्लीट करंट अफेयर, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुरी, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल इंडेक्स रैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग, फाइनेंस, सब कुछ कवर किया जा रहा है। पूरे 2022 जनवरी टू दिसंबर जो भी घटनाएं घटी है पूरी दुनिया भर में, उन सभी की आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं। आप लोग ले सकते हैं। ये हमारी ईयर बुक है जिसके अंदर पूरे साल की कवरेज है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, अलग अलग। इंग्लिश मीडियम जो है वो लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्दी हिंदी मीडियम भी लॉन्च हो जाएगा, तो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स भी इसको अवेल कर सकते हैं। आपको परचम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपको हमारी ये बुक जो है ईयर बुक मिल जाएगी। 10 जनवरी से हमने इसको लॉन्च कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अभी इसको परचेज भी कर लिया होगा, इंजॉय कर रहे होंगे, और बहुत सारे और अभी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि देरी मत कीजिए, जल्दी से अपने इस पूरे साल की कवरेज कर लीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडेंट है, हर तरीके के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आगे हमारी ऐप के कुछ कोर्सेज बता देते हैं आपको। एसएससी का जीए का कोर्स चल रहा है कंप्लीट, टियर 1 और टियर 2 के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर किया जा रहा है पूरी हमारी टीम के द्वारा। और एक स्पेशल बैच चल रहा है सिर्फ इकोनॉमी का, जिसके अंदर इकोनॉमी 0 से लेके हाई लेवल की रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। दोनों ही बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे ताकि डे 1 पे आपके हाथ में कंप्लीट सिलेबस हो। आपको टीचर का इंतजार नहीं करना है, आपको क्लासेस का इंतजार नहीं करना है। अपनी मनमर्जी से कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड करके कैसे भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस पे, दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार पीछे लेके जाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन के बारे में कल की क्लास में बताना शुरू कर दिया था। ठीक है, कि फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किस किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बैंक और नॉन बैंक दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, या मैं कह दूं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो बैंक और नॉन बैंक होते क्या है, मैंने आपको ये कहा था कि बैंक के लिए आप एसबीआई को दिमाग में रखेंगे और नॉन बैंक के लिए आप मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड, इन जैसे लोगों को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो बैंक को मैंने दो तरीके से कैटेगराइज किया था, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक दो तरीके से होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक फिर फर्दर 4 तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक। ठीक है, क्या होते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर नॉन बैंक का अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो ये 3 तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले 5 होती थी, अब 4 है। जो 5th आईफाई है यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको 2012 में क्लोज कर दिया गया था। और ये 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी भारत के अंदर है, जिसमें है नाबार्ड, एक्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, ये वो कंपनीज है, ये वो लोग होते हैं जिनको एज अ प्राइमरी डीलर का सर्टिफिकेट मिल गया तो ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे या डायरेक्ट कंपनीज से सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे और पूरी सेकेंडरी मार्केट के अंदर फिर उनको सेल करेंगे। ये प्राइमरी डीलर का काम होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपको अलग अलग तरीके से मदद करती है, कोई हाउसिंग फाइनेंस की है तो कोई इंश्योरेंस की है, कोई एलआईसी, जीआईसी, जितनी भी कंपनीज हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बैंक और नॉन बैंक में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में भी डिफरेंस देख लिया था। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं ये हमने देखा था। प्राइवेट सेक्टर बैंक
फॉरेन बैंक्स, और अब हमें डिफरेंशियल बैंक से शुरू करना है कि जो डिफरेंशियल बैंक है इनको क्यों डिफरेंशियल कह रहे हैं। देखो डिफरेंशियल मतलब ये औरों से कुछ हटके हैं, कैसे डिफरेंट हैं ये बाकी लोगों से, उसको देखिए। जैसे आप देखोगे कि अगर हम एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा, है ना। पंजाब नेशनल बैंक की बात करोगे, पंजाब नेशनल बैंक आपको कहीं भी मिल जाएगा, आईसीआईसीआई कहीं पे भी मिल जाएगा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ऐसे बैंक्स हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया में कवरेज इनकी दिखेगी। लेकिन जो डिफरेंशियल बैंक होते हैं इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन काफी स्मॉल होता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब जितने एरिया में ये काम करते हैं वो जो एरिया होता है वो काफी स्मॉल होता है, और कुछ इन बैंक्स से, इन कॉमन बैंक्स से हटके कुछ फीचर्स होते हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया, डिफरेंशियल बैंक। ठीक है, नाम क्या दे दिया हमने, डिफरेंशियल बैंक। तो कौन कौन से डिफरेंशियल बैंक हमको पढ़ने हैं, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होलसेल बैंक भारत के अंदर बातें चली थी बट ये एग्जिस्ट में नहीं आए। रीजनल रूरल बैंक में कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से होते हैं। आप ऐसे याद रखें, स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी बैंक की तरह होगा, लेकिन नाम क्या है, स्मॉल, मतलब कि इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफी स्मॉल है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ चुनिंदा जगह पे ही आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलेंगे, बाकी सारे फीचर इसके एक ऑर्डिनरी बैंक वाले होते हैं। पेमेंट बैंक, इसके फीचर्स कुछ अलग है, कैसे कैसे हैं हम दोनों को देखते हैं, दोनों में कैटेगराइजेशन देखते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिकॉज पेपर के अंदर ये आने की पूरे चांसेस हैं। तो अब देखते हैं कि जो पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सबसे पहले देखते हैं ये कौन से कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। जो पेमेंट बैंक है वो क्या करते हैं, वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए आए हैं। जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो पहले मनी ऑर्डर करते थे, जो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को मनी ऑर्डर करके पैसा भेजते थे, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, काफी सारा कॉस्ट उनका लग जाता था। तो ऐसे माइग्रेंट लेबरर के लिए क्या लेके आए हैं, पेमेंट बैंक लेके आए हैं। लो इनकम हाउस होल्ड्स को टारगेट करते हैं ये, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए जो ये पेमेंट बैंक्स होते हैं ये होते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक किस एरिया में काम करेंगे, जो बिल्कुल अंडर सर्व्ड एरिया है। अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड मतलब कि जहां पे बैंक्स नहीं होते हैं वहां पे ये लोग गो को पहुंचा दिया। डिपॉजिट्स की बात करें कि ये कौन से डिपॉजिट्स को लेते हैं, मैंने क्या कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बैंक की तरह है, बस ये ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलेगा, कुछ ही जगह पे आपको मिलेगा। तो अब आप खुद सोचो, क्या एसबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आप कहोगे जी बिल्कुल करता है। एनआरआई लोग एसबीआई में डिपॉजिट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं मैम, उनके अलग से अकाउंट्स होते हैं एनआरआई लोगों के। तो इसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनआरआई का पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, एनआरआई का पैसा डिपॉजिट करवा सकता है। लेकिन पेमेंट बैंक के अंदर एनआरआई का डिपॉजिट्स नहीं हो सकता, नो एनआरआई डिपॉजिट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये चीजें यहां भी है, ये चीजें वहां भी है, ठीक। ये जो है कि अगर हम एफडी और आरडी की बातें कर रहे हैं, एफडी और आरडी की बातें करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। जो पेमेंट बैंक है वो आपके डिपॉजिट्स तो लेंगे, लेकिन कितना, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज लेंगे। मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपीज लेंगे, और इस लिमिट को भी 2021 में बढ़ाया है। पहले केवल हर इंसान एक साल में 1 लाख रुपए जमा करवा सकता था, लेकिन 2021 में इसको बढ़ा के 2 लाख की इसकी लिमिट कर दी है कि एक इंसान एक साल में 2 लाख रुपए पेमेंट बैंक में जमा करवा सकता है। अगर उसको 2,05,000 रुपए जमा करवाने हैं तो 2 लाख यहाँ कराए, 5,000 कहीं और करवाए। पहले ये लिमिट 1 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, आप कितना भी पैसा जमा करवा दो। पेमेंट बैंक वाले डेबिट कार्ड देते हैं, यानी आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, ये लोग भी आपको डेबिट कार्ड देंगे। लेकिन पेमेंट बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते, बिकॉज पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देता। आप कहोगे मैडम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो देता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खुद के पैसे का लोन नहीं देता है, वो किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एजेंट बना हुआ है और उनका लोन आप तक पास करता है, ठीक है। याद रखेंगे, पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं, इसी वजह से वो क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं देते हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड होता ही लोन के लिए है। तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, ये क्रेडिट कार्ड भी देंगे, ठीक है। ये पेमेंट बैंक वाले कांट लोन, ये लोन नहीं दे सकते, इसलिए इनके अंदर कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एरिया कैटेगरी नहीं होती। व्हाट इज पीएसएल आगे जाके पढ़े भी गए हम, बट क्योंकि एक रिवीजन क्लास है तो आप लोगों को अभी तक ये तो पता लग ही गया होगा कि पीएसएल क्या होता है।
ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के मैं बना रही हूं जिनका अभी एग्जाम होने वाला है कल, सो दैट आप लोग एक मोटा मोटा सा रिवीजन आप लोगों को हो जाए। ठीक है, ये पीएसएल के अंदर कोई भी पैसा नहीं देते, मतलब इनको ऐसे कोई टारगेट पूरे नहीं करने की 40% पैसा किसानों में यानी फार्मर्स में, एजुकेशन में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमें देना है, इनका कोई टारगेट नहीं है, बिकॉज ये लोन दे ही नहीं सकते। फिर ये पैसा कहाँ पे लगाते हैं, ये कमाते कैसे हैं? ये अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना पैसा ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी सरकार को लोन देने में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऑर्डिनरी क्लाइंट्स को, जो हम आम जनता होती है, उनमें ये लोन नहीं बांटेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन तो देते हैं, लेकिन अपने पैसे का 75% पैसा पब्लिक सेक्टर लैंडिंग में लगा देते हैं। कितना? 75% हिस्सा, जितना भी इनके पास क्रेडिट आया, जितना भी इनके पास डिपॉजिट आया, उस डिपॉजिट का 75% पैसा ये कहां दे देते हैं? ये पीएसएल में दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अब आगे बढ़ते हैं कि इनको बनाने में कितना कैपिटल चाहिए। पहले चाहिए होता था 100 करोड़, पहले चाहिए होता था 100 करोड़, बट 2021 में इसे भी अपग्रेड करके क्या कर दिया? पेमेंट बैंक का कैपिटल भी 200 करोड़ होना चाहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस थे जो हमने देखे। इसके बाद हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी क्या थी? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूं, मैं बात किसकी कर रही हूं अब ये पढ़ाने वाली हूं आपको। नॉन बैंक में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये चारों चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? हमको सबसे पहले नाबार्ड को कवर करना है। देखिए, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको पता लग रहा है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का इसका फोकस होता है। ये एपेक्स बॉडी है, ये एपेक्स बॉडी है, ऐसा इसका लोगो है, आप देख सकते हो। एपेक्स बॉडी है जो रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल फील्ड में लोन देने का काम करती है। ठीक है, अच्छा जी, एक ये कभी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं देंगे, ये कभी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करते। ये क्या करते हैं? नहीं करते, कट कर रही हूं मैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपने पास जितना भी पैसा आता है वो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं। वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फिर एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं या रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। ये कभी भी डायरेक्टली लैंडिंग नहीं करते हैं। कब ये बना था? 12 जुलाई 1982 को इसकी फाउंडेशन है। ठीक है, पहले क्या होता था? 2018 से पहले नाबार्ड के अंदर किसके शेयर्स लगे हुए थे? नाबार्ड के अंदर 96% शेयर जो थे, या मैं कहूं 99.06% शेयर जो थे, वो तो थे किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और लगभग 0.04% शेयर होते थे आरबीआई के। लेकिन अब बोले तुम इतने से शेयर लेके भी क्या करोगे, है ना? तुम इतना सा शेयर लेके भी क्या करोगे? तो हम ऐसा करते हैं, सारे के सारे शेयर्स हम ही खरीद लेते हैं। और नाबार्ड के अंदर 2018 में नाबार्ड एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ और क्या कहा गया कि 100 का 100% अब ये भारत सरकार की शेयर होल्डिंग है, आरबीआई के इसमें कोई भी स्टेक अब नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नाबार्ड के अंडर एक फंड होता है, फंड का क्या नाम है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो भी पेनल्टी वेनल्टी लगानी हो किसी बैंक पे, तो उस पेनल्टी को हम यहाँ पे डिपॉजिट करवा देते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स पूरे नहीं किए। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में? कि हर बैंक को 40% हिस्सा पीएसएल में देना पड़ेगा। मान लीजिए उस बैंक ने 40% नहीं दिया, 38% ही पीएसएल में दिया है, तो 2% जो पैसा है वो आरआईडीएफ में आ जाएगा और वो पैसा फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम में लगाया जाएगा। ठीक है, इसका रेगुलेटरी सुपरविजन कौन करता है? कौन नाबार्ड को सुपरवाइज करता है? एक तो आरआरबी करते हैं। ठीक है, आरआरबी जो है वो इसका सुपरविजन करता है। और आई एम सॉरी, मैंने क्या बताया है कि जो नाबार्ड है वो किसका सुपरविजन करता है? आरआरबी के ऊपर भी ये नजरें रखता है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी ये नजरें रखता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इनडायरेक्टली, मैंने कहा ना डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रीफाइनेंस करता है फार्मर्स को और आर्टिसंस को। रीफाइनेंस का मतलब क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये फाइनेंस दे देगा, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फिर किसानों को लोन देंगे। इसको कहते हैं रीफाइनेंस, 2 बार फाइनेंस हो गया है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन था। आगे बात करते हैं।
नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इसका लोगो है, आप देख पा रहे हो, होली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी 100% इसका ओरिजिनल बॉस 100% आरबीआई के हाथ में ही इसके सारे स्टेक्स हैं, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या किया गया, 2019 अप्रैल में आरबीआई ने ये 100 के 100% शेयर किसको दे दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आज के दिन नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर भी 100% स्टेक्स किसके लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगे हुए हैं। ये 1988 में बनाया था राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। फाइनेंस क्या करता है, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस देता है और बैंक्स को भी हाउसिंग लोन्स के लिए फाइनेंस देता है, ठीक है। ये एक इंडेक्स जारी करता है, रेजिडेक्स। कौन सा इंडेक्स निकालता है नेशनल हाउसिंग बैंक, रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंशियल इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स से क्या पता लगता है, इस इंडेक्स से पता ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉपर्टीज है, जो हाउसिंग की दुनिया है, जो रियल एस्टेट की दुनिया है, उसमें कितना तेजी या कितनी मंदी आएगी, ठीक है। दिस इज रेजिडेक्स, रियल एस्टेट के प्राइसेस को शो करता है, ठीक है। पहले ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटर होता था, लेकिन अब इसका रेगुलेटरशिप नहीं है, बिकॉज भारत सरकार ही सब कुछ संभाल रही है। इसके बाद बारी आती है एग्जिम बैंक की। ऐसा इसका लोगो है, आप देख सकते हैं, आयात निर्यात बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय आयात निर्यात बैंक। ये भी जनवरी 1982 में बना था, ठीक है, जनवरी 1982 में। इसमें भी 100 का 100% शेयर किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगा हुआ है। 100 का 100% स्टेक्स किसके पास है, इसके भारत सरकार के पास है। ये क्या करता है, जैसे आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करेगा, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करेगा, फॉरेन करेंसीज के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे ध्यान देता है। इसके बाद अगला आईफाई है सिडबी। सिडबी का आप लोगो देख सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये 1990 में बना था। इसको ओरिजिनली जब ये बना था तो 100% शेयर्स किसके पास थे, आईडीबीआई के पास थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास थे। लेकिन बाद में इसने अपनी शेयर होल्डिंग किसको दे दी, एसबीआई को, एलआईसी को और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को अपनी शेयर होल्डिंग दे दी। ये क्या करते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड को ऑपरेट करते हैं। इनके अंडर एक फंड आता है क्रेडिट गारंटी फंड, और एक फंड आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड। नाम देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो इनके अंडर एक सब फंड बना हुआ है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड, जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस है उनको डेवलपमेंट करने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। इनका एक खुद का पोर्टल है, दैट इज udyammitra.in, ठीक है, udyammitra.in। और ये मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, इन स्कीम्स के द्वारा छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिडबी के बाद। इसके बाद हमें पढ़ना है कि प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं। अब प्राइमरी मार्केट क्या है, जिसने मेरी स्टॉक एक्सचेंज वाली वीडियोस देखी हैं उसको पता होगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से शेयर्स को ले रहे हैं। इन्होंने किसी इन्वेस्टर से शेयर को नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट जो इशुअर है उसी से ही शेयर्स को लिया है, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं। जो ये प्राइमरी डीलर होते हैं कौन होते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, कोई नॉन बैंक हो सकता है। उसको आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है, किसका, प्राइमरी डीलर का। और जो लाइसेंस इनको मिलता है, ये अब उस लाइसेंस से क्या करेंगे, ये अब उस लाइसेंस का यूज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, बिल्कुल फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली आरबीआई से परचेज करेंगे ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है, ये आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कि आरबीआई के लिए एक विंडो बनी हुई है कि किस बैंक में कितना पैसा है, किस बैंक ने किसको कितना ट्रांसफर किया, कितना डिपॉजिट हुआ, ये सारी चीजें उसको ई कुबेर प्लेटफॉर्म से आरबीआई को ऊपर बैठे पता लगती रहती है। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और फिर उनको सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, टोटल 21 प्राइमरी डीलर्स को आरबीआई ने लाइसेंस किया है। उनमें से 14 जो है वो बैंक हैं और बाकी बचे हुए कितने 7 जो है वो नॉन बैंक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जैसे एचएसबीसी है, हांगकांग, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, इन सबको प्राइमरी डीलर्स का टैग मिला हुआ है। अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग आगे, बैंक की ही दुनिया में कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स की बातें करते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं बस आपको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टूल में बात करते हैं सीआरआर। देखिए स्टूडेंट, सीआरआर क्या था, किसी भी बैंक के अंदर जितना उसका एनडीटीएल होता है,
किसी भी बैंक के अंदर जितना उसका एनडीटीएल होता है, उस एनडीटीएल का X% इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में उसको आरबीआई में डिपॉजिट करवाना नेसेसरी हो जाता है, मैंडेटरी होता है। किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। जितना भी उसका एनडीटीएल है, मतलब बैंक के अंदर जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, उस डिपॉजिट का X% आरबीआई के पास कैश में जमा करवाना जरूरी होता है। उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। मतलब आपने कैश में एक रिजर्व आरबीआई के पास रख दिया, ताकि जब भी कल को कुछ प्रॉब्लम हो, बैंक रन की सिचुएशन हो, तो आरबीआई आपको हेल्प कर सके। ठीक है, ये बातें कहाँ लिखी हुई है? ये बातें आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि आपको सीआरआर रखना ही पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। जैसे अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो सीआरआर को बढ़ा के 4.50% किया हुआ है। ठीक है, कि आरबीआई बैंक्स में जितना भी एनडीटीएल है, उसका 4.50% कैश की फॉर्म में आरबीआई में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है एसएलआर की। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये कौन सा रेशो होता है जो बैंक खुद के पास रखता है? सीआरआर का पैसा आरबीआई में पहुंचा दिया, ये ऐसा पैसा है जो लोन में नहीं देना, लेकिन बैंक खुद के पास रखता है। ना ओनली कैश की फॉर्म में, मन करे तो गोल्ड की फॉर्म में रख लो, मन करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल की फॉर्म में रख लो, आपकी मर्जी है आप किस फॉर्म में रख रहे हो, लेकिन ऐसी फॉर्म में रखना है जो जल्दी से लिक्विड हो सके। ऐसी किसी फॉर्म में पैसा जोड़ के नहीं रखना है जिसमें आपको कल को कैश में कन्वर्ट कराने में थोड़ा टाइम लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपने प्रॉपर्टी रख दी लेके उसकी, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी एकदम से नहीं बिकती, वो लीस्ट लिक्विड एसेट होता है। प्रॉपर्टी जो है आपको लिक्विड एसेट्स के रूप में ही इनको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक कुछ प्रॉफिट जो है वो अवेल कर सकता है। अभी एसएलआर 18% चल रहा है और एसएलआर को 40% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। और एसएलआर रखना है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इज रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बस रिवाइज के लिए बता रही हूं मैं, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूं। एक तरफ है कोई भी बैंक, एक तरफ है आरबीआई। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई एसबीआई को लोन देता है या किसी भी बैंक को लोन देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई अपने क्लाइंट्स को लोन दे रहा है, उनसे कुछ कोलेट्रल रखवा के, उनसे कुछ गिरवी रखवा के, और शॉर्ट टर्म के लिए, कितने टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए लोन देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जो आरबीआई है वो बैंक्स से, यानी कि एसबीआई में मान के चल रही हूं, कोई भी बैंक हो सकता है, वो बैंक्स को कहता है कि तुम अपना एक्सेस मनी मेरे पास दे दीजिए, तुम्हारे पास जितना भी एक्सेस मनी है तुम वो मेरे पास दे दो। ठीक है, और मैं बदले में तुम्हें कोलेट्रल दे देता हूं, मैं तुम्हें गिरवी दे देता हूं, और साथ में तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक्स का एक्सेस मनी अपने पास मंगवाता है शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो का उल्टा हो गया, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो से कम मिलेगा आपको। अभी कितना है उसकी बातें आगे कर लेंगे। इसके बाद आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट मतलब कि आपको कुछ डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल रही है। जितने भी बैंक्स हैं वो क्या करते हैं? वो आरबीआई में डिपॉजिट रखते हैं, और क्या कहते हैं? भाई हम ना यहाँ पे आपको कुछ कोलेट्रल नहीं देंगे, ये विदाउट कोलेट्रल रख रहे हैं, हम आपसे उधार थोड़ा ना ले दे रहे हैं, हम तो अपना एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ कोलेट्रल नहीं रखेंगे। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल जब बैंक्स जो है अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करता है। रिवर्स रेपो में तो क्या था? रिवर्स रेपो में तो जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था, आरबीआई ने कुछ कोलेट्रल दिया था। यहां पे कोलेट्रल यूज नहीं होगा, यहां पे गिरवी कुछ भी नहीं देगा आरबीआई बैंकों को। ठीक है, तो रेपो रेट में, एक मिनट, आपको याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था? जो आरबीआई है वो बैंक्स को क्या कह रहा है? बैंक्स को कह रहा है कि तुम अपना एक्सेस मनी मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा? मैं बदले में तुमको गिरवी रख दूंगा, कुछ ना कुछ मैं तुमको कोलेट्रल दे दूंगा। ठीक है, और साथ में तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दूंगा।
तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दूंगा 5%, 6%, जितना भी तुम मेरे पास पैसा रख रहे हो। दिस इज रिवर्स रेपो। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, जो आरबीआई है और जो बैंक है वो क्या आपस में डील करते हैं कि आप अपना एक्सेस मनी हमें दे दीजिए, आप अपना एक्सेस मनी हमें दे दीजिए, हम लेकिन आपको बदले में कोई कोलेट्रल नहीं देंगे, हम आपको कोलेट्रल नहीं देंगे, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको देंगे। और ये जितनी भी डीलिंग होगी ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी फॉर लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म के लिए होगी ये भी और ये भी। तो जहां पे कोलेट्रल यूज नहीं हुआ उसको हमने क्या कह दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और जहां पे कोलेट्रल यूज हुआ है उसको हमने क्या कह दिया, रिवर्स रेपो। क्या कह दिया, रिवर्स रेपो। ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई। ये क्या है, बैंक कैन पार्क देयर एक्सेस फंड विद आरबीआई विदाउट एनी कोलेट्रल टू अर्न शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये बिल्कुल रेपो की तरह ही है। रेपो में हमने क्या किया था, याद करो, रेपो में हमने क्या किया था, जो आरबीआई है और जो बैंक्स है, ठीक है, आरबीआई ने बैंक्स को लोन दिया है, बैंक्स को लोन दिया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, फॉर वन ईयर, यानी कि फॉर 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है। और यहाँ पे बैंक जो है उसको कोलेट्रल दे रहा था। यहाँ पे बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई इनको लोन देता है उसको ही हमने रेपो रेट कहा था, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो 1 साल है वो 1 साल से 3 साल बढ़ गए हैं, यानी 1 साल से 3 साल के लिए जब आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है कुछ कोलेट्रल लेके, उसको हम लॉन्ग टर्म रेपो रेट कह देंगे। क्या कह देंगे, लॉन्ग टर्म रेपो रेट कह देंगे। ठीक है, तो नाम लॉन्ग टर्म आ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, 1 ईयर से 3 ईयर्स के लिए, तो ये फरवरी 2020 के अंदर ही ये लॉन्च हुआ है। आरबीआई 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ही लोन देगा। ठीक है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म का यूज करके 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ही लोन देगा, कम का लोन नहीं देगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट जितना ही लगेगा, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट ये लगेगा। दिस इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। नेक्स्ट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मतलब जो आरबीआई है और जो बैंक्स है, आरबीआई है और जो बैंक्स है, अभी लॉन्ग टर्म को याद करो, क्या कहा कि मैं तुमको लोन दे दूंगा, मैं तुमको लोन दे दूंगा फॉर 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए, और तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं ले लूंगा। ठीक है, और तुम मुझे कुछ ना कुछ कोलेट्रल दे देना। लेकिन जो ये पैसा मैंने तुमको दिया है ये कहां पे लगाओगे तुम, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बॉन्ड खरीदने में ही लगाओगे। आपने एक टारगेट दे दिया कि जितना भी पैसा आपने हमसे उधार लिया है ये पैसा आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बॉन्ड खरीदने में ही लगाना है। ठीक है, इसको कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। उसके बाद आगे आ गया स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म। यहां पे कुछ और स्पेशल टारगेट दे दिए। यहां पे आपने क्या कह दिया बैंक्स को, आरबीआई ने क्या कह दिया, आरबीआई ने ये कह दिया कि जितना हम आपको पैसा दे रहे हैं लोन में फॉर 3 ईयर्स, आपको क्या करना होगा, उसका कुछ पैसा तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में देना है और कुछ पैसा आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देना है। ये सब चीजें फरवरी 2020 में लॉन्च हुई है ताकि कोविड से लड़ा जा सके। जो भी कोविड से परेशान थे उनमें सबसे बड़े लोग कौन थे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, उनको ना तो कोई लोन दे रहा था। तो ये आरबीआई ने बैंक्स को कंपल्शन कर दिया कि हम आपको लोन देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उस लोन का इतना प्रतिशत हिस्सा आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और छोटे दुकानदारों में ही देना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने क्या बताया था, इट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बेचता है उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा और इन्फ्लेशन को कम करने के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा और इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। जिसको नहीं पता जल्दी से जाओगे, पहले ही मैंने ये रेपो रिवर्स रेपो सब बहुत डिटेल में बताए हुए इसी प्लेलिस्ट के अंदर। जो बच्चे सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे उन बच्चों को ध्यान में लेके इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन मैंने ये सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी यूट्यूब पे ही करवाई हुई है। इसी प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग की हेडिंग के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट इज बैंक रेट। क्या होता है? बैंक रेट होता है ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इधर है आरबीआई, इधर है एसबीआई या कोई भी बैंक। अब बैंक रेट है तो आरबीआई इनको लोन देगा, आरबीआई इनको लोन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कोलेट्रल, लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कोलेट्रल। ठीक है, अगर कोलेट्रल होता लॉन्ग टर्म के लिए तो वो तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पे विदाउट कोलेट्रल जो है लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंक्स को उधार देता है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई लगता है, रेपो से हाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे हो और कोई कोलेट्रल भी नहीं लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, ये 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। ठीक है, आरबीआई जो है बैंक्स को उधार देता है, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, और बदले में कहता है तुमने जो एसएलआर में अपना पैसा जोड़ के रखा था उस एसएलआर का X% आप मेरे पास कोलेट्रल रख दीजिए, आप उस एसएलआर का X% मेरे पास कोलेट्रल रख दीजिए, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको ये पैसा देंगे, जिस ब्याज की दर पर हम आपको ये पैसा देंगे, उसको ही कहेंगे एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये हर बैंक को नहीं मिलता, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को ही मिल पाता है इतने कम समय के लिए आरबीआई से लोन। ठीक है, उसके बाद करंट रेट्स अभी क्या चल रहे हैं, आपको अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया। एसएलआर चल रहा है 18%, रेपो रेट चल रहा है 5.90%, रिवर्स रेपो चल रहा है 3.35%, एमएसएफ है 6.15%। इतना ही बैंक रेट होगा, जितना एमएसएफ है उतना ही जनरली बैंक रेट भी होता है, तो बैंक रेट भी इतना ही चल रहा है 6.15%, और सीआरआर चल रहा है 4.5%। जब कभी भी महंगाई को कंट्रोल करना हो तो इन सब चीजों को बढ़ा दिया जाता है, इतनी सी बात याद रखनी है, महंगाई को कंट्रोल करना हो तो रेपो सीआरआर ये बढ़ा देंगे, और इसी वजह से बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन क्यों बढ़ा देंगे ये जानने के लिए आपको जो मैंने पहले वीडियोस ली हैं उनको देख लेना। ठीक है, वहां पे मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बताई है, एक एक बात बिल्कुल तसल्ली से, यहां सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको समझते हैं। ये हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, ये मैंने एक जगह ये सारी चीजें आपको लिख के दे दी है कि रेपो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म रेपो 1 से 3 साल के लिए, टारगेटेड 1 से 3 साल, 1 से 3 साल। कोलेट्रल रेपो में यूज होगा, यहां भी यूज होगा, यहां भी और यहां भी। लेंडर देने वाला कौन है? आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई। लेने वाला कौन है? इंटरेस्ट क्या लगेगा? ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे लिख के दे दी है। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लेना यहां से, और इसी तरीके से रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है वो सारे मैंने एक जगह लिख के दे दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस चीज का और इसको तसल्ली से पढ़ लो, आपके सारे कंसेप्ट्स और सारे डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स में पहला क्या आता है? मोरल सुएशन। मोरल सुएशन, मोरल का मतलब मोरालिटी, शिष्टाचार, नैतिकता। यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई अपनी जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है, आरबीआई अपनी इंस्ट्रक्शंस कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करके, कुछ सेमिनार कंडक्ट करके बैंक्स को कहेगा कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, आपको लोन नहीं देने चाहिए मार्केट में। इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, आपको लोन देने चाहिए मार्केट में। तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन आरबीआई को देनी है बैंक्स में, वो सेमिनार कंडक्ट करके प्यार से उनको समझा रहा है, इसे कहते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, यानी मोरल सुएशन मीन अप्लाइंग परसुएशन विदाउट अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर्स। अभी कोई दंड नहीं दिया, अभी कोई पनिशमेंट नहीं दिया, अभी आप परसुएशन का यूज कर रहे हैं, प्यूनिटिव मेजर्स आपने नहीं लिए हैं। आरबीआई गवर्नर कॉन्फ्रेंस करता है, इनफॉर्मल मीटिंग्स करता है, लेटर्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से बैंक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अब अगर कोई प्यार से नहीं मानता, लातों के भूत फिर बातों के, जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो अब उनको लात मारनी पड़ेगी, यानी डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, डंडा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? आरबीआई बैंक्स को कहेगा कि तुमको कहे थे हम मान जाओ, तुम नहीं माने, हमने प्यार से समझाया, तुम नहीं माने, तो अब हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। पहले उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट्स, कुछ फाइन लगाएगा,
फिर फाइनली डायरेक्ट एक्शन ले लेगा कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हम तुम्हारे नहीं तुम हमारे नहीं, यानी आज से तुम बैंक नहीं हो और हमसे कोई लोन वोन की उम्मीद मत करना, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। जैसे ही ये पता लगता है कि फला बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा वहां पे अपना पैसा जमा करवाने के लिए, एक विश्वास टूट जाता है। यानी कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आप के लाइसेंस को हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पहले वो ऑपरेशंस पनिशमेंट्स देता है, सैलरी रोक दी एग्जीक्यूटिव्स की, सैलरी रोक दी सीईओ की, और पनिशमेंट्स दे दी, इतने परसेंट आप पे फाइन लग रहा है। नहीं मानता कभी कभी कोई बैंक, तो उसका फाइनली लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। देन मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे कि व्हाट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। मान लीजिए आपको मुथूट फाइनेंस में आप गए, आप कहाँ गए, आप मुथूट फाइनेंस में गए। आपको पता है मुथूट फाइनेंस क्या करता है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देता है। क्या करता है, गोल्ड लोन देता है, यानी कि गोल्ड आप उनको दे दोगे और वो आपको कैश दे देंगे। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने अपना 1 लाख का कोई ज्वेलरी सेट, आपने 1 लाख का कोई ज्वेलरी सेट जो है वो आपने गिरवी रख दिया मुथूट में, मुथूट फाइनेंस में आपने वो गिरवी रख दिया। लेकिन मुथूट फाइनेंस ने क्या किया, आपको बदले में 65,000 रुपीज जो है वो कैश में दिए। कितने, 65,000 रुपीज आपको कैश में दिए। आपने कितने का कोलेट्रल रखा था, 1 लाख का, लेकिन आपको मिले कितने कैश में, 65,000। गैप कितना आया, गैप इज 35,000। दिस 35,000 इज लोन टू वैल्यू रेशियो यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप कितने का एक्चुअली कोलेट्रल रख रहे हो और बदले में आपको कैश कितने का मिल रहा है, उसको हम लोन टू वैल्यू रेशियो या हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जितना कम होगा, मतलब 35 का मान लीजिए 20K होता अगर डिफरेंस, यानी 1 लाख के बदले 80,000 रुपए दिए हैं तभी 20K होता। जितना ज्यादा कम मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा मार्केट में, उतनी ही ज्यादा महंगाई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा महंगाई जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। क्लियर हो रही है बात। तो अब आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पहले 75% गोल्ड का 75% आपको कैश में मिल जाता था, उसको बढ़ा के 90% कर दिया था। कब, 2020 अगस्त में, क्योंकि कोरोना की वजह से स्लो डाउन आ गया था, फिर से मार्केट को उठाना था। इसके बाद सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल 2 तरीके के होते हैं, यानी सेलेक्ट करके क्रेडिट देना, सेलेक्ट करके क्रेडिट देना, किसको देना है किसको नहीं देना है। पॉजिटिव सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल में आ जाएगी आपकी डाउन पेमेंट्स, जो आप डाउन पेमेंट्स भरते हैं अलग अलग चीजों पे। और नेगेटिव सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल में क्या आ जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि लैंड करने में कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, कुछ सेक्टर्स को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो डाउन पेमेंट क्या होता है समझिए कि जैसे मान लीजिए आप एक कार लाए, आप एक गाड़ी लाए, वो गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपीज, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपीज नहीं है, आप उस गाड़ी को लोन पे लेना चाहते हो, आप उस गाड़ी को लोन पर लेना चाहते हो। तो अब क्या होगा, वो जो 10 लाख रुपीज पे आप लोन लेना चाह रहे हो, बैंक वाले क्या कहेंगे, 2 लाख रुपए सर पहले एडवांस जमा करवा दो, 8 लाख रुपीज पे आप हमको किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट्स देते रहना, 8 लाख रुपए पे इंस्टॉलमेंट्स देते रहना, 2 लाख रुपए लमसम में आप हमको दे दो। तो ये 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक वाले ऐसा कह देते सर 50,000 रुपए ही डाउन पेमेंट दे दो, तो ज्यादा लोग डिमांड करते ना उस गाड़ी की, क्योंकि 50,000 रुपए तो सबके पास मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख रुपए मिलने में दिक्कत होगी। तो जितना हाई डाउन पेमेंट होगा उतनी कम किसी चीज की डिमांड होगी। ठीक है, इस तरीके से क्रेडिट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी को। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, अब उसको देख लीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, 1968 में फर्स्ट टाइम आरबीआई ने ये प्रायोरिटी सेक्टर शब्द जो है वो यूज किया था और ये कहा था कि 40% अपने अमाउंट का 40% आपको इन 3 सेक्टर में देना है। एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स को आपको 40% पैसा लोन में देना है, बचा हुआ 60% पैसा आप किसी को भी लोन में दो। लेकिन धीरे धीरे आरबीआई ने 2019 में यूके सिन्हा कमेटी बिठाई और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए कि ना केवल इन 3 कैटेगरी को बल्कि बाकी लोगों को भी लोन में पैसा मिलना चाहिए। कितना, क्योंकि इन लोगों ये
एग्रीकल्चरल लोन जो है बड़ी मुश्किल से किसानों को मिलता है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही पीएसएल आया है कि जिन व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा कोलेट्रल नहीं रहता है, जिनको लोन नहीं मिल पाता है, तो उनको भी लोन मिले। आरबीआई ने क्या कह दिया? आरबीआई ने कह दिया कि भाई जब भी तुम लोन बांटोगे तो अपने अमाउंट का 40% पहले आप इस कैटेगरी में दोगे जिसको मैं लिस्ट में लिख रहा हूं। तो वीकर सेक्शन, SC/ST, ये प्रधानमंत्री जनधन ओवरड्राफ्ट बेनिफिशियरी या रूरल और अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बेनिफिशियरी, इनको 12% लोन आपको देना है। एग्रीकल्चर वालों को 8%, जो छोटे फार्मर है उनको 10%, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस खादी विलेज इंडस्ट्रीज वालों को 2.5%, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वालों को भी 2.5%, माइक्रो एंटरप्राइजेस वालों को 7.5%। इस तरीके से टोटल आपको 40% पैसा जो है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर बचा हुआ पैसा तुम किसी को भी देना। जो रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनको क्या कहा गया है कि तुम लोगों को अपने जितना तुम्हारे पास पैसा है उसका 75% आपको पीएसएल में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, उसका 75% आपको पीएसएल में देना है, बाकी लोगों को 40% देना है। बट रीजनल रूरल बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 75% अपना पैसा लोन में देना है, ठीक है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का लोन दे रहे हो तो मतलब उसको भी हम पीएसएल कैटेगरी में गिन लेंगे, तुम्हारे टारगेट्स को पूरा करने में वो चीज मदद करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पीएसएल के अंदर ही हमें कुछ और बातें समझनी है। 2020 में आरबीआई ने कुछ अपडेशंस किया पीएसएल में, और क्या कहा कि कुछ जो ऐसे एरिया है जहां पे आप लोग कम लोन दे पाते हो, जहां पे लोन कम पहुंच रहा है लोगों पे, अगर आप उनको आप अगर 10 रुपए भी देते हो तो हम उसको 25 रुपए मानेंगे। भाई किस लिए? ताकि आपके कम रुपए में ही ऐसा हो जाए कि आपने टारगेट पूरे कर लिए। लेकिन आप जहां पे ऑलरेडी लोन बहुत ज्यादा जा रहा है, आप वहां पे अगर 25 रुपए भी दे रहे हो तो हम उसको केवल 12 रुपए ही मानेंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि जो लो क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले एरिया है वहां पे भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के माध्यम से लोन आसानी से मिल सके। लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं बैंक को कि तुम कम भी दोगे ना तो हम ज्यादा गिनेंगे, आपके टारगेट्स देखो जल्दी से पूरे हो जाएंगे। और जो हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले एरिया है, मतलब जहां पे लोन ऑलरेडी बहुत मिलता है, आप अगर वहां दे रहे हो ना तो हम उनको कम ही गिनेंगे ताकि आप लोग वहां पे ना लोन दें और जहां पे जरूरत है वहां पे आप लोन को दें। तो दिस इज लो क्रेडिट पेनिट्रेशन एंड हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ पीएसएल, जिसको हमने समझा। नाउ लेट अस मूव टू मनी ऐप। आरबीआई ने एक नई ऐप चलाई है, मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं, जनवरी 2020 में इनके लिए मनी ऐप लॉन्च की गई है। मोबाइल की कैमरा स्कैनिंग के माध्यम से नोट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे मुड़ा हुआ नोट ही क्यों ना हो। आइडेंटिफाई ये किया जाएगा कि ये कितने का नोट है, ये असली है या नकली है ये पता नहीं लगेगा, ये बस इतना पता लग जाएगा कि कितने का नोट है। ऑडियो के माध्यम से वो आपको बताएगा, वाइब्रेशन के माध्यम से वो आपको बताएगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको पता लगेगा। इवन जब आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तब भी ये ऐप जो है वो काम करेगी। जो लोग बहरे भी हैं और अंधे भी हैं उनके लिए ऑडियो काम आएगा, जो लोग बहरे भी हैं और अंधे भी हैं उनके लिए वाइब्रेशन काम आएगा, और जो लोग केवल अंधे हैं, बहरे नहीं हैं, उनके लिए ऑडियो में भी ये ऐप जो है वो चलता है। तो आपको पता लग गया मनी ऐप किसने लॉन्च किया है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। बिल्कुल ऐसा ही आईआईटी दिल्ली ने रोशनी ऐप लॉन्च किया था, लेकिन फिर आरबीआई ने सोचा यार ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, क्यों ना हम एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ऐप बना देते हैं, तो मनी ऐप इन्होंने चला दिया। नेक्स्ट जो रिसेंट दुनिया में चल रहा है दैट इज RDAG, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, डीपनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। क्या है ये? अभी तक क्या होता था, हमको बैंक्स के माध्यम से, यहां पे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, यहां पे कोई बैंक है, यहां पे आरबीआई सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना चाह रहा है, तो इन्वेस्टर को बैंक की मदद से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने पड़ते थे, जिसमें बैंक अपना बीच में कमीशन रखते थे। लेकिन अब क्या कर दिया कि आपको बैंक से बात ही नहीं करनी, आप डायरेक्ट आरबीआई के पोर्टल पे जाओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लो। इसको क्या कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी शुरू कर दी है 2021 में। जो रेजिडेंट्स हैं और नॉन रेजिडेंट्स हैं, दोनों ही एनआरआई भी और रेजिडेंट इंडियंस भी, दोनों ही ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से डायरेक्टली आरबीआई के जो है वो
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आरआरबी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, रीजनल रूरल बैंक के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं? रीजनल रूरल बैंक में पहले क्या होता था, जो स्टेक्स लगे होते थे आरआरबी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग 50% पैसा यूनियन गवर्नमेंट का, 15% पैसा 15% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का और 35% पैसा स्पॉन्सर बैंक का होता था। लेकिन अब इसको अमेंड करके 2015 में क्या कर दिया था, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, इन तीनों का तो मिला के 51% पैसा लगेगा और बाकी 49% पैसा आप या मेरे जैसे लोग भी आरआरबी में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी स्पेस छोड़ दिया। ठीक, तो और इससे बेनिफिट क्या होगा, जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, वो मार्केट में अपने फ्रेश शेयर्स जो है वो इशू कर पाएगा। नेक्स्ट अपडेट क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अभी हाल ही में जिनको लाइसेंस मिला है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, पंजाब के अंदर, उज्जीवन कर्नाटका के अंदर और उत्कर्ष बैंक यूपी के अंदर। पेमेंट्स बैंक टोटल 11 हो गए हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट 6 हैं लेकिन टोटल 11 सेलेक्ट कर दिए गए हैं। एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, जियो, एनएसडीएल, टोटल 11 पेटीएम बैंक्स को लाइसेंस मिल चुका है, इस चीज को भी याद रखोगे। उसके बाद डीआईसीजीसी एक्ट क्या कहता है, डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 का। इसके अंदर भी कुछ रिसेंट अपडेट हुई है। अब देखो, आप बैंक के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा करवा रहे हो और बैंक हो जाए फेल, तो आपका पैसा कितना मिलेगा? पहले क्या कहा गया था कि पहले कहा था कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, चाहे आपका कितना भी 1 लाख प्लस कितना भी रुपया आपका जमा हो, 1 लाख रुपए की गारंटी बैंक लेता था। लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया है। एक तो ये अपडेट है। ठीक है, कि अब आपके मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा है और बैंक अगर फेल हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तो मिलेंगे, बचे हुए पैसे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बट 5 लाख रुपए मैंडेटरी है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये डीआईसीजीसी क्या है, ये 100% ओन्ड बाय आरबीआई, एक कंपनी है। ठीक है, आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। ये क्या करते हैं, जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स के पैसे का इंश्योरेंस करते हैं और उनसे टाइम टू टाइम प्रीमियम्स भी भरवाते हैं, ताकि ये एक इंश्योरेंस है जो क्रेडिट बैंक्स में आ रहा है, बैंक के पैसे का इंश्योरेंस जो है डीआईसीजीसी करता है। पहले क्या था कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। 2021 में अप्लाई कर दिया, बजट 2020 में इसको अनाउंस किया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बातें याद रखनी है, अभी बहुत सारे बैंक एक दूसरे में अमलगमेट हुए हैं, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। तो एंकर बैंक क्या होता है, किस बैंक के अंदर ये मिक्स हुए हैं? एंकर बैंक क्या होता है, कौन से बैंक में ये मिक्स हुए हैं, और अमलगमेटेड की कौन से बैंक मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों कहां चले गए, ये तीनों पंजाब नेशनल बैंक में चले गए हैं। कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, ये कैनरा बैंक में चले गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूबीआई के हिस्से बन गए हैं। इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, ये इंडियन बैंक के हिस्से बन गए हैं। ठीक है, तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक 10 है, आपको पता है इस बात का, और धीरे धीरे करके इसको सिर्फ 4 छोड़ देंगे, बाकी सबको एक दूसरे में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट, एनपीए रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताना चाहती हूं। एनपीए क्या होता है, देखो, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट किसको कहते हैं, बैंक ने किसी को लोन दिया और बैंक ने क्या किया, टाइम टू टाइम उन चीजों का इंस्टॉलमेंट्स प्राप्त किया, कि जैसे मुझे लोन दिया बैंक ने और मैं टाइमली मैनर में उनकी किश्तें दे के आ रही हूँ, उनका इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, तो वो मुझे क्या कहेंगे, मेरे अकाउंट को क्या कहेंगे, ये एक स्टैंडर्ड एसेट है, टाइमली मैनर में इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है। लेकिन अब मान लीजिए मैं 30 डेज लेट हो गई, मैंने 30 दिनों तक वो जो किश्त देनी थी मैंने नहीं दी, तो वो मेरे खाते को क्या कहेंगे, ये SMA 0 खाता है, यानी ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी है। अब मान लीजिए 30 दिन के बाद अगले 30 दिन तक भी मैंने अपना पैसा नहीं पहुंचाया बैंक के अंदर, अपनी किश्त का पैसा, वो मुझे क्या कहेंगे कि मैम 31 से 60 दिन हो गए हैं, आप लेट हो गए हो, है ना, तो आपका जो खाता है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 की कैटेगरी में हमने डाल दिया। अब मैं अगले 30 दिन भी नहीं गई, यानी 61 से 90 दिन हो गए हैं ड्यू डेट के बाद, मैंने मेरी इंस्टॉलमेंट्स दी ही नहीं,
तो वो मेरे खाते को क्या कह देंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 घोषित कर देंगे। और 90 दिन के बाद मेरे खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देंगे कि ये ऐसा अकाउंट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो अपने एसेट्स, जो हमने इनको एसेट दिया है उस पे ये किश्तें नहीं दे रहे हैं, उस पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक है, ना तो आपने प्रिंसिपल दिया है ना ही आपने इंटरेस्ट दिया है, 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको 90 दिन के बाद आपके खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए 90 दिन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए सीजन देखते हैं, 2 फसलों के साइकिल पूरे हो गए हैं लेकिन फिर भी आपने पैसा नहीं दिया तो एग्रीकल्चरल अकाउंट को इस हिसाब से एनपीए घोषित किया जाता है। फिर अब आपका एनपीए बन चुका था, आपका खाता एनपीए की कैटेगरी में आ गया था, लेकिन अब 12 महीने और हो गए हैं, 1 साल और हो गया है, तब भी आपने अपने पैसे वापस नहीं किए हैं बैंक को, तो आपके खाते को सब स्टैंडर्ड एसेट कह दिया जाएगा। सब स्टैंडर्ड के भी 1 साल बाद तक अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उसको डाउटफुल एसेट कह दिया जाएगा। और डाउटफुल एसेट के बाद भी अगर 1 साल और हो गया, मतलब लगभग 3-4 सालों तक इंतजार किया कि आप पैसा दोगे, फाइनली आपके खाते को लॉस एसेट कह दिया जाएगा कि जो एसेट है वो लॉस हो चुका है, जो खाता है अब उसका लॉस हो चुका है वो। ठीक है, अब हमें उम्मीद नहीं है कि तुम पैसा दोगे सीधी उंगली से, अब वो उंगली टेढ़ी कर लेंगे। अब प्रोविजनिंग क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जितना भी एनपीए किसी भी बैंक का बढ़ता रहता है, आरबीआई ने क्या कह रखा है कि जो ऐसा पैसा है जिससे आपको लग रहा है भी एनपीए है, ये तो वापस नहीं आ रहा है या आपको कुछ शंका होने लगी है, तो आप बैकएंड में कुछ पैसा प्रोविजनिंग के तौर पे रख दो। बैकएंड में कुछ पैसा प्रोविजनिंग के तौर पे निकाल के रख दो कि मान लीजिए इन्होंने पैसा नहीं भी दिया तो आप बैकएंड में जो आपने अलग से रिजर्व रखा है उसके पैसे को यूज करके आप अपने लॉस की भरपाई कर लेंगे, उसके पैसे को यूज करके आप अपने लॉस की भरपाई कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ये एक्स्ट्रा पैसा आपने रखा है उसको कहते हैं प्रोविजनिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से एक शब्द है नेट एनपीए, यानी जब आप ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजनिंग, जो आपने पैसा साइड में रख लिया है एनपीए को भुगतने के लिए, उसको जब माइनस कर दोगे वहां से आपको नेट एनपीए मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया मेरा ऐसा है, मैंने किसी को दिया था, वापस नहीं आ रहा है, मैंने 10 रुपए इसके भुगतान के लिए साइड में रख लिए कि चल ठीक है, नहीं देगा तो जो खर्चा होगा 10 रुपए मैं यहां से निकाल लूंगा, तो 90 रुपीज मेरा नेट एनपीए आ जाएगा। ग्रॉस एनपीए कितना है मेरा 100 रुपीज, नेट एनपीए कितना आ जाएगा 90 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आप देख रहे हो रीस्ट्रक्चर्ड लोन। रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है, बैंक कभी नहीं चाहता कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर दे या उनकी जो भी गिरवी चीज रखी थी उनको नीलाम कर दे, बहुत बाद में नीलामी का ऑप्शन आता है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन में क्या होता है, बैंक आपको पहले कुछ ऑप्शंस देता है कि अच्छा ठीक है 5 साल में नहीं दे रहे 25 साल में दे दोगे, ठीक है आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है 7% नहीं दे पा रहे हो 4% तो दे दोगे, इस तरीके से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रहा है या टाइम पीरियड बढ़ा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो बैंकिंग की दुनिया से रिलेटेड आप लोगों के लिए जरूरी थी। आई होप आपको कुछ मदद मिली है, कुछ रिवीजन में मदद मिली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।